गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप बोर्ड पे देख रहे होंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपके लिए नया हो सकता है, ये आप पहले क्लासेस में नहीं पढ़े होंगे नीचे क्लासेस में, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके लिए नोन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में आप जानते हैं। कई केमिकल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप ऑलरेडी याद कर रखे हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। जैसे ही किसी केमिकल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस का इमेज आपके दिमाग में आता है। यानी कि एक तरीके से यह मॉलिक्यूलर फार्मूला उस केमिकल सब्सटेंस के आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम कहें कि C6H12O6, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन का बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन जो कि आपके पीडीएफ में भी दिए हैं, इट इज द फार्मूला ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल। यानी उस केमिकल सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 हुआ, तो ये बताता है CO2। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं तो आपने लिखा CO2, ये इंडिकेट करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपसे इथेन पूछा जाए तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिखते हैं C2H6, तो ये बताता है कि कार्बन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। तो ये इनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला इनके सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है। यानी जहां एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आ गए वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और जहां सिंपलेस्ट रेशियो आया यानी कि उसी मॉलिक्यूल में उनके एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, यहां बोर्ड पर आप ध्यान से देखोगे। जैसे अगर हम लोग बेंजीन लिखते हैं, तो ये बेंजीन एक केमिकल सब्सटेंस हो गया। इस बेंजीन का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए हमसे, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग C6H6 ये जानते हैं, ये हो गया इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो आप नीचे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। अगर कोई आपसे पूछे इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बात करते हैं तो लिखते हैं C2H6, तो ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब इसी जगह पर अगर इनका एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पूछा जाए, इनका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, तो अब इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। सिंपलेस्ट रेशियो मैथमेटिकल पार्ट हो गया, जो अंडर 10 क्लास में नीचे में 6-7 क्लास में आप पढ़े होंगे। यानी किसी नंबर से आप सारे को डिवाइड कर दो और उसे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दो, उसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा। जैसे बेंजीन में C6H6, कार्बन का भी 6 है, हाइड्रोजन का भी 6 है, तो अगर इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो इनका रेशियो आ जाएगा C1H1, या इसी को हम लोग CH कह सकते हैं। तो C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द बेंजीन। उसी तरह से यहाँ 3 एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फार्मूला निकालते वक्त में ध्यान ये देना है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो सारे एलिमेंट के एटम को डिवाइड करें, ऐसा नहीं कि किसी 2 एटम को डिवाइड करें। तो यहाँ 6 है, 12 है, 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा CH2। तो इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। यहाँ 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला वैल्यू आ गया CH3। कुछ और बताते हैं। जैसे अगर हम लोग पेंटीन की बात करते हैं, पेंटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C5H10। अगर ऑक्टीन की बात करें तो ऑक्टीन का फार्मूला होगा C8H16। अब अगर कोई कहे कि इनका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे, मैथ का कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे। C5H10 यानी कि 5 और 10 है, तो 5 और 10 का सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो ये CH2 हो जाएगा। उसी तरह से C8H16 में 8 और 16 का सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो यहां भी ये CH2 हो जाएगा। अब जो खास बात है वो ये,
कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है और कहीं ना कहीं वो उसके आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि आगे जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर एक और टर्म आ जाएगा केमिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में ही बात करते हैं। वहां ऑर्गेनिक में बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अलग अलग केमिकल सब्सटेंस का सेम हो सकता है। अभी फिलहाल इतना ही जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उस केमिकल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इंपीरिकल फार्मूला से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे यहां पर CH2 है और यहां भी CH2 है, तो दोनों जगह पर इंपीरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो पहला पॉइंट ये आ गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, इंपीरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस आर डिफरेंट, बट इंपीरिकल फार्मूला मे बी, हमेशा नहीं, इंपीरिकल फार्मूला मे बी टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस आर आइडेंटिकल, यानी कि दो और दो से अधिक केमिकल सब्सटेंसेस का इंपीरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, जो कि यहाँ एग्जांपल में देखा। अब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला में ही आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग दो एग्जांपल्स देखे, जैसे बेंजीन देखे, उनका इंपीरिकल फार्मूला CH हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 हो गया। ग्लूकोज देखे, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 था और इंपीरिकल फार्मूला CH2 हो गया। यानी कि अलग अलग केमिकल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग और उनका इंपीरिकल फार्मूला भी अलग अलग। दूसरे कंडीशन में हम लोग देखें, जैसे पेंटीन था, ऑक्टीन था, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग था, लेकिन दोनों का इंपीरिकल फार्मूला सेम हो गया, यानी कि दोनों CH2 हो गए। तो वैसे भी केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं जिनमें अलग अलग केमिकल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग हो, लेकिन इंपीरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। एक और पार्ट आता है, एक और कंडीशन आता है जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला दोनों सेम होता है, और ये वैसे मॉलिक्यूल्स के होते हैं एग्जांपल्स जहां पर आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, शुगर का नाम आप सुने होंगे। शुगर, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। अब इसमें आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये डिविजिबल है, लेकिन कार्बन डिवाइड नहीं होगा, कार्बन सिंप्लीफाई नहीं होगा, नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए। अगर किसी इवन नंबर से 2 से ये डिवाइड करने की कोशिश करते हो तो कार्बन तो डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन डिवाइड नहीं होगा। तो यानी इंपीरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो सारे कंस्टिट्यूएंट्स को सिंप्लीफाई करें, तभी वो डिवाइड करें। तब यहां पर मजबूरी में जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इनका इंपीरिकल फार्मूला भी हो जाएगा, C12H22O11। कई एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को लें, सल्फ्यूरिक एसिड, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2SO4। यहां पर भी उसी तरह का कंडीशन आ रहा है, अगर 2 से आप डिवाइड करें तो हाइड्रोजन तो 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन सल्फर 1/2 आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो आपको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, नियरेस्ट होल नंबर में ही आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला सेम हो जाएगा, यानी कि H2SO4। कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड की बात करें, नाइट्रिक एसिड, तो इनका HNO3 होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इनका इंपीरिकल फार्मूला वैल्यू भी HNO3। अब इनमें आप गौर से आप देखे होंगे, कई लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो चूंकि अभी आपको वीडियो से पढ़ा रहे हैं तो एक बेनिफिट ये है कि इस वाले पोर्शन को आप फिर रिपीट कर सकते हैं कि क्या करें। अब ये करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, बट कंडीशन ये है कि सारे कंस्टिट्यूएंट्स एटम, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये शुगर का कंस्टिट्यूएंट एटम है। तो अगर किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो कार्बन को भी डिवाइड करना चाहिए, हाइड्रोजन को भी डिवाइड करना चाहिए और ऑक्सीजन को भी, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान में रखना हो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला ये वैसे कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला दोनों सेम होता है। ये 3 पार्ट में थे, 3 कंडीशन में थे,
जिसको हमने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपिरिकल फार्मूला के तौर पर समझाया। अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि किसी केमिकल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला निकालना तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर एनालिसिस किया जाए तो इनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला के बीच में रिलेशन क्या है, वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। तो यहाँ पर इनके बीच का एक रिलेशन दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फार्मूला इनटू n। EF इंपिरिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, अगर आपको डाउट लग रहा हो तो पूरा MF की जगह पे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला अपनी कॉपी में लिखोगे। हम यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फार्मूला इनटू n। अब सवाल उठता है कि n क्या है, n का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअली n रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, या इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास। इंपिरिकल फार्मूला मास यानी इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला के मास का रेशियो निकालेंगे, वो n का वैल्यू देगा और इसी n के वैल्यू को हम यहाँ ऊपर में पुट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला निकलेगा। अब इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला को बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इज CH2O and its molecular mass is 180 U and you have to determine the molecular formula of the chemical substance। यानी आपको उस केमिकल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है जिनका इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। अब इसे एक एक स्टेप में सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें n का वैल्यू निकालना होगा। कैसे सोल्व करेंगे, जो यहाँ देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी दे रहे हैं तो उसको आपको सोल्व करना होगा, इसलिए बिल्कुल एकदम ध्यान से समझोगे आप इसे। इंपिरिकल फार्मूला ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इज गिवन। इंपिरिकल फार्मूला इट इज CH2O। जब इंपिरिकल फार्मूला दिया हुआ है तो अब इनका हम लोग इंपिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। इंपिरिकल फार्मूला मास वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो यहाँ 12 लिखे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो 1 into 2 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का 16। अब ये वैल्यू हो गया 12 प्लस 2 प्लस 16, इट मींस 30 U। ये इनका निकल गया। U यूनिफाइड मास यानी कि यूनिट है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इज गिवन। इनका मॉलिक्यूलर मास वैल्यू दिया हुआ है 180 U। तो अब n का वैल्यू निकालते हैं। n का रिलेशन क्या आया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, या इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास। इंपिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू 180, इंपिरिकल फार्मूला मास का वैल्यू 30, ये वैल्यू आ गया 6, यानी कि n का वैल्यू आ गया। अब यहां से आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो फिर दूसरा फार्मूला यूज करो, रिलेशन जो दिए थे अभी, इंपिरिकल फार्मूला इनटू n। इंपिरिकल फार्मूला का वैल्यू आ गया CH2O, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू n। n का वैल्यू अभी आपने निकाला, ये 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन भी मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C6H12O6। तो इस तरीके से अगर इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो आप उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, वो उसका इंपिरिकल फार्मूला हो जाएगा। अगर सिर्फ इंपिरिकल फार्मूला है और आपको कहा जा रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, तब उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए, तभी निकल सकता है। तो यहां तक बात की। अब अगले क्लास में थोड़ा सा आप भी बुक पढ़ करके रखोगे, समझना आसान हो जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज दिया हुआ होगा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का, और उस परसेंटेज से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं।
बिल्कुल पूरा कंसेप्चुअल पार्ट होगा और मैथमेटिकली उसको हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स बताएंगे। तो आज जितना दिए हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन वगैरह आप कर लोगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको आप सोल्व करोगे और असाइनमेंट में सबमिट कीजिएगा। अगर आप असाइनमेंट में सबमिट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मेरे साथ में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आप में से कई स्टूडेंट जो सबमिट कर रहे हैं, कई को डाउट हो रहा है तो हमसे डिस्कस भी कर रहे हैं और उसी के अनुसार से हम आपके असाइनमेंट के बाद में उसके बाद वाले पीडीएफ में पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देना शुरू कर दिए हैं, ताकि आप मिला सको कि हाँ पहले वाले पार्ट में जो हम क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें से कितना सही है या कितना गलत है। आपके तरफ से मेरे पास में आता है तो हम चेक करते हैं, फिर वहां से आइडिया आता है कि हाँ कहीं कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है तो कुछ को पर्सनली रिप्लाई भी करते हैं कि हाँ यहाँ पर ये मिस्टेक है, और बाकी आप अपनी तरफ से भी एक बार आंसर को जरूर चेक कर लोगे। मे बी हम जो दे रहे हैं मे बी टाइप करते वक्त में कहीं एरर रह जाता होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, आप बताइएगा कि सर यहाँ पर हमें डाउट लग रहा है, हम उसे फिर से रीचेक करेंगे। मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है। तो आज यहीं तक, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।